नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हम अपने मुद्दे में लिए हैं मुंबई के चुनाव का। जी हाँ, इस समय लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, विधानसभा भी खत्म हो गए। अब जो है नगर पालिका के चुनाव जो है सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल इसमें बीएमसी का है, जो मुंबई महानगर पालिका का है। मुंबई महानगर पालिका की अगर बात करूं तो यहाँ पर शिवसेना एक छत्र राज रहा है। यहाँ पर उद्धव जी का, बाला साहब जी थे तब से लगातार सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन अब जो है उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रहण जैसी लग रही है, क्योंकि जब चुनाव हुए थे इसके पहले तो उस समय जो है बीजेपी एकदम करीब करीब शिवसेना के बराबरी पे आ चुकी थी। और बीजेपी के ही वजह से जो है शिवसेना ने अपनी सत्ता अकेले बनाई थी और अच्छा 5 साल तक बुरी तरह से उन्होंने सत्ता चलाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इस बार मुंबई को छोड़ेगी शिवसेना के लिए? ये तो कतई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का अब अलग रास्ता हो गया है, बीजेपी का अलग रास्ता हो गया है। तो हालांकि अभी उद्धव जी जब देवेंद्र फडणवीस से मिले थे और सामना में जो उन्होंने लेख लिखा था, उसके बाद से अब प्रयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उद्धव जी फिर से कमबैक करें। चर्चाएं खूब हो रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई को शिवसेना की ज़रूरत है या शिवसेना रहना चाहिए? क्योंकि हर मुंबईकर चाहता है कि शिवसैनिक जो है यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं और हर मुद्दों को जो है उठाते हैं। और शिवसेना जो है एक ब्रांड बन चुका है मुंबई का। तो सवाल यही है कि क्या मुंबई को शिवसेना चाहिए? हमारे साथ एक बार फिर से हैं राजेश कोचलेकर जी, टाइम महाराष्ट्र के संपादक हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या इसमें जो स्थिति परिस्थिति राजनीति बनी हुई है कि मुंबई में जो है शिवसेना क्या फिर से आ सकती है और मुंबई को शिवसेना की कितनी ज़रूरत है। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर इस सवाल पर? श्याम जी, ये तो एक ऐसा पेचीदा सवाल है कि क्या सचमुच मुंबई को शिवसेना की जरूरत है जी, या शिवसेना को मुंबई की जरूरत है? ये भी एक सवाल हो सकता है। देखिए, आज तक जब से मतलब 80 के दशक से मुंबई में शिवसेना का जलवा चलते आया है। बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन ने एक जो शिवसेना भाजपा का गठबंधन बनाया, वो अभी कल परसों तक तो चल रहा था और अच्छा खासा चल रहा था। उसमें कुछ चीजें हुई, ये आप भी अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन जब मुंबई जैसा शहर जो है कि जिसमें देश के सबसे ज्यादा अमीर, देश से नहीं, मैं ये कहता हूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर अगर कहाँ एक शहर में रहते होंगे तो वो है मुंबई। बिल्कुल। मुंबई महानगर पालिका का अगर बजट की हम बात करेंगे तो 42,000 करोड़ का बजट है। ऐसे में शिवसेना का वहां पर पिछले 3 दशकों से सत्ता में रहना और आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना, दबंग होना, ये तो हुआ ही है और यह हम सब देख रहे हैं। लेकिन क्या आज मुंबई को शिवसेना की जरूरत है? शायद कुछ लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुंबई को शिवसेना की जरूरत है। अभी शिवसेना क्या है? तो शिवसेना देखिए, जो जैसा चश्मा पहन के देखेगा वैसे उसको चीज दिखेगी। अगर शिवसेना गुंडों की पार्टी है तो जो गुंडों का चश्मा पहनेगा उनको गुंडों की पार्टी लगेगी। जो सेवाभावी लोगों की पार्टी है तो सेवाभावी लोगों की पार्टी लगेगी। जो अफरा तफरी करने वालों का चश्मा पहनेगा उनको वैसे लगेगी। अब ऐसा है कि इतने सालों से मुंबई मनपा में सत्ता में रहने वाली शिवसेना के ऊपर जरूर छींटे उड़े हैं। ऐसे में नहीं कहता हूं कि उनके ऊपर कुछ छींटे नहीं उड़े, लेकिन वो छींटे किस कारण उड़े हैं उसको सुधारना ये एक बात होती है और उसको पूरी तरह से परास्त करना ये दूसरी बात होती है। आज अगर आप देखेंगे तो मुंबई में जो उत्तर भारतीय बसे हुए हैं, जो जैन, गुजराती, मारवाड़ी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, दलित जो और मराठी, ये सब लोग जो बसे हुए हैं, सारे लोगों का ये शहर है। और ऐसे में मुंबई में पहले बाला साहब ठाकरे, बाद में उद्धव ठाकरे का, ये दोनों का भी जो कार्यकाल है, ये मुंबई वासियों ने अच्छी तरह से देखा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से उद्धव ठाकरे और उनको घेरे हुए कुछ कॉन्ट्रैक्टर और उनके कुछ रिश्तेदार, इन्होंने जिस तरह का मुंबई में कबाड़ा मचा के रखा है, वो कबाड़ा उस चरम तक पहुंचा कि जहां पर कोविड के कार्यकाल में जो डेड बॉडी की बैग्स थी उनमें भी पैसा खाया गया। ऐसा लांछन विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं खाया है या कुछ नई चीजें हुई है तो वो सामने आके बोलनी पड़ेगी। लेकिन मुंबई की अगर हम बात करें, शिवसेना की बात करें,
तो श्याम भाई, मैं सभी पार्टी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से दोस्ती रखने वाला, ग्रासरूट से जुड़ा हुआ, जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग करने वाला बंदा हूं। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि जितनी अटैचमेंट इस शहर से या किसी आम आदमी के आपदा से शिवसैनिक को जितनी है, उतनी दूसरी किसी को नहीं। मैं शिवसैनिक का, शिवसेना नेता नहीं, शिवसेना नेता ये बदले हुए हैं पिछले कुछ सालों में। वो गाड़ी के शीशे जो है कांच नीचे नहीं करते हैं, वो लोगों को जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलते हैं। खुद अपने रिश्तेदारों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को बढ़ाने में और उनको ही आगे लाने में वो लोग लगे हुए हैं, ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहता हूं। संडे के दिन, इतवार को दिन, शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर जी की जो पत्नी है मेघना कीर्तिकर, उनका अंतकाल हुआ। तो उनके निधन के दुख में शामिल होने के लिए सारे लोग आए, मतलब एकनाथ शिंदे भी आए और उद्धव ठाकरे भी आए। तो इसकी वजह क्या थी? तो इसकी वजह यह थी कि गजानन कीर्तिकर एक ऐसा नेता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, लोगों के बीच में जाने वाला है, संगठन के निर्माण में और संगठन को संवारने में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। ऐसे नेता के परिवार के साथ हुए दुखद घटना में शरीक होने के लिए सब लोग आए। तो ये जो है, ये शिवसेना है। अभी उद्धव ठाकरे जो है वो इस तरह की राजनीति करते हैं कि वो कतई नहीं चाहते कि अगर एकनाथ शिंदे वहां होते तो वो, मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं। मिलिंद नार्वेकर जी की माता जी का जब निधन हुआ था, तब उद्धव ठाकरे निकलने के बाद एकनाथ शिंदे आए, तो ये एक दूसरे को मिलने के लिए तक तैयार नहीं थे। लेकिन कल गजानन कीर्तिकर जी के पास अगर आप देखोगे तो वहां पर सब लोग इकट्ठे आए। ये शिवसेना है। और ये गजानन कीर्तिकर जैसे नेता हो या कुछ चुनिंदे नेता ऐसे हैं, जैसे सुधीर जोशी हुआ करते थे, दत्ता नलावड़े हुआ करते थे, ये लोग जो है, प्रमोद नवलकर, ये लोग आखिर तक अपनी चाल में रहे, अपनी छोटी छोटी घरों में रहे। लेकिन आज कुछ नेता ऐसे हैं जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उनको पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, उनके शिवसैनिकों से कुछ लेना देना नहीं है, और उनको सिर्फ टेंडर से मिलने वाला पैसा, अलग अलग बड़े बड़े बिल्डरों और बड़े मालिकों के साथ हाथ मिलाना, इसमें वो व्यस्त रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो संगठन के लिए काम करता है, जिसको शिवसैनिक कहते हैं। उस शिवसैनिक के लिए इस मुंबई में बरकरार रहना बहुत जरूरी है, वरना होगा क्या जो अभी विधानसभा में हुआ है। 132 137 हुए हैं, बीजेपी किसी को गिनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का जनाधार मिला है, 200 के ऊपर, 225 के ऊपर 232, तो इतनी सारी संख्या होने के बाद कौन किसका, विपक्ष का कौन सुनना मानेगा? कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर मुंबई में कुछ करना है, क्योंकि मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, एक ऐसा शहर है कि जिसमें बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश के और दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं तो अपने सपने लेकर आते हैं। तो ऐसे में मुंबई में शिवसेना का होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि शिवसेना जीतनी चाहिए या बीजेपी जीतनी चाहिए, मेरा स्टेटमेंट तो अलग है। बीजेपी अगर जीतती है तो शिवसेना हारनी नहीं चाहिए, विपक्ष में रहनी चाहिए। हाँ, बीजेपी, फिर एक बार आप सुनिए दर्शकों, आपको मैं फिर एक बार मेरी लाइन सुनाता हूं। बीजेपी अगर जीतती है तो शिवसेना हारनी नहीं चाहिए। अभी विधानसभा में जो हुआ है वहां महायुति जीती है, लेकिन विपक्ष का पूरा कबाड़ा हो चुका है, इसलिए कोई उनकी बात नहीं मान रहा है। ऐसे मुंबई के साथ अगर हो गया तो फिर मुंबई में रहना मुश्किल हो जाएगा। सर, मुझे रहना मुश्किल हो जाएगा, बात सही है। क्या मराठी लोगों को लागू होता है? क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज की बात करें अगर आज की तारीख में, तो मुंबई में वोट ऑफ परसेंटेज में जो है मराठी तो काफ़ी कम हो गए हैं, 18% के करीब आ चुके हैं। तो ऐसे में जो है क्या लगता है आपको कि देखिए, शिवसेना जो है ये मराठी मानुस के लिए निर्माण हुई, मराठी मानुस के लिए काम कर रही है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि बाला साहब ठाकरे ने किसी गुजराती को या किसी भैये को बुला के अपने मातोश्री पे पीटा? ऐसे कभी नहीं हुआ। बाला साहब ठाकरे सुनील दत्त पर उतना ही प्रेम करते थे जितना कि कृपाशंकर सिंह पर करते थे। कृपाशंकर सिंह एक ऐसे नेता है कि जो सबके साथ स्नेह रखते थे। तो मेरा कहना यह है, ये जो सारी है मराठी मानुस, गुजराती मानुस, ये बात तो राजनीतिक दलों की है और राजनीतिक नेताओं की है, और उन्होंने पले बड़े पत्रकारों की है। मुंबई के लिए हर किसी का एक बड़ा योगदान है। आज आप सोचो, आप एक फ्लैट में रहते हो, वहां पर काम करने वाला क्या सिर्फ मराठी आदमी आ सकता है क्या?
का जो फर्श पोंछने के लिए या बर्तन परोसने के लिए, क्या सिर्फ वही लोग आ सकते हैं क्या? नहीं, आज आपको अगर देखा जाए इस शहर में तो कष्ट करने वाला, मेहनत करने वाला जो वर्ग है वो अलग वर्ग है और उनको सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ जगह पर ये जो कुछ लोगों ने ये जो धांधली शुरू की है ना, मराठी में बोलो, हिंदी में नहीं बोलेंगे, ये ईद का चांद यहाँ खिलेगा तो कंदील नहीं लगाना चाहिए, दिवाली की लाइटिंग बंद करो, ये इसके पीछे ये नेताओं की ही साजिश है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जब तक नेताओं को ठीक ठाक नहीं किया जाएगा, अगर कोई नेता अपने पास आता है और ये कुछ चीजें कहती है तो लोगों ने उनको ये उस अंदाज में बताना चाहिए कि आप हमें कैसे जीना है ये मत सिखाओ। तो मुझे नहीं लगता है कि मुंबई में इस तरह की कोई चीजें होगी। आज भी तो यहाँ पर गुजराती मराठी विवाद हो रहा है, नहीं निकाल दो तो देखिए ये शुरुआत हो चुकी है। ये आपकी बात सही है। और ये कौन कर रहा है? तो ये कुछ ऐसे बिल्डर है कि जिनको ये पता है कि अगर ये प्राइम लोकेलिटी जो है वो अगर हमारे हाथ में नहीं आएगी तो हम पैसा नहीं बना सकते। आज आप देखो शिवसेना का जो गढ़ है वो गढ़ किसका है? लालबाग, परेल, वर्ली, शिवड़ी, माहिम। नहीं, माहिम को छोड़ो, मैं माहिम को नहीं, जहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पहली मर्डर की, वो जो कृष्णा देसाई को जहां मारा, वो पूरा क्षेत्र जो है अभी टावरों से भरा हुआ है। आप मुझे ये बताओ, ये टावर बनाने वाले लोग कौन थे? ये टावर बनाने वाले लोग गुजराती मारवाड़ी थे, जैन थे, लेकिन उनको मुंबई महानगर पालिका में मदद किसने की? तो शिवसेना के लोगों ने ही की। इसका मतलब जब आप ये कह रहे हो कि शिवसेना ये बोल रही है कि मराठी मानुस की मुंबई है, तो परेल में क्या शिवसेना के विधायकों ने, शिवसेना के सांसदों ने लोढ़ा हो, जैन हो, मेहता हो, पिरामल हो, इन बिल्डरों को मदद नहीं की क्या? वो मदद की ना। तो इसलिए देखिए शिवसेना जो है वो बहुत अलग तरीके से इन सारी चीजों को देखती है। जब उन्होंने कुछ किया तो वो सही है, मतलब हमने किया तो कीर्तन और दूसरों ने किया तो तमाशा, ये वाली कहानी नहीं हो सकती है। आप उन बिल्डरों से माल बटोरोगे, उन बिल्डरों से पैसा लोगे, उन बिल्डरों से अपने खुद के आशियाने बड़े बनाओगे और फिर जब टाइम आएगा तब आप गुजराती मराठी नहीं कर सकते हो और फिर इसके लिए विवाद होता है। अभी पिछली बार भी यही हुआ था और ये सारी चीजें जो है ये शिवसेना को समझ में आई है, इसलिए उनको अभी किसी तरह से ये डाइवर्ट करके एक अस्मिता का मुद्दा बनाना है, इसलिए ये शुरू है। हाँ, ये बात सही है, कहीं कुछ जगह पर जैसे आप अभी देखिए, एक मुंबई में एक जिमखाना है, विल्सन जिमखाना। ये जिमखाना एक विशिष्ट समुदाय के लिए एक बड़े भाजपा के नेता ने देने के लिए मजबूर कर दिया वो जमीन। तो ये जो चीजें है, ये अगर वो नेता करेगा तो फिर शिवसेना से कोई नेता उठेगा, वो और एक अपनी कहानी सुनाएगा। तो ये मेरा ये मानना है, ये पूरी राजनीति है और इसमें ना मराठी का भला हो रहा है, ना गुजराती, जैन, मारवाड़ी का भला हो रहा है। इसमें सिर्फ राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो अपना भला कर रहे हैं। जी 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 जी। और अभी देखिए ये जो चुनाव है ना शामगिरी भाई, मैं आपको बता रहा हूं, ये चुनाव शिवसेना के लिए भी आसान नहीं रहेगा और भाजपा के लिए भी आसान नहीं रहेगा। भाजपा को क्या लगता है कि भाजपा को ऐसा लगता है केंद्र में हमारी सत्ता, महाराष्ट्र में हमारी सत्ता, अब मुंबई में भी हमारी सत्ता बनेगी। वो इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ करने की सोचते हैं ना, तब अभी देखिए 400 पार वाला नारा था, कहां आ गए नरेंद्र मोदी। अभी नरेंद्र मोदी से तो देवेंद्र फडणवीस का दायरा छोटा है, तो उनको भले संख्या मिली है लेकिन वो इसलिए नहीं मिली है कि वो मुंबई वासियों को, मराठी भाषी को पूरी तरह से रगड़ दे। ऐसे नहीं हो सकता है। और ये देखिए, ये जैसे नहीं हो सकता है उसका ख्याल किसको रखना चाहिए? उद्धव ठाकरे जी को भी रखना चाहिए, क्योंकि पैसे लेके उनके कुछ नेता टिकट बेचते हैं। ये उनके ऊपर या उनके संगठन के ऊपर जो इल्जाम लगा हुआ है, उस इल्जाम से बाहर आकर अगर उद्धव ठाकरे कुछ करते हैं तो ही वो भाजपा को मात दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। इसलिए मेरी लाइन ये है कि भाजपा अगर जीतती है तो शिवसेना हारनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए सर। तो कुचलेकर जी का साफ साफ कहना है कि शिवसेना जो है मुंबई में रहनी चाहिए, यानी पूरी तरह से सिमटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पक्ष में नहीं तो विपक्ष में कौन शिवसेना बैठनी चाहिए। नहीं तो कोई सवाल ही नहीं पूछेगा ना, क्या कौन कर रहा है। देखिए शिक्षा का ठेका किसको मिलेगा? आप देखिए मुंबई महानगर पालिका में सत्ता किसी की भी हो, जो सप्लायर है वो कुछ, यानी जो कुछ बड़े ठेकेदार है वो 4 से 5 ठेकेदार है, उसमें से 3 से 4 लोग जो है वो सिंधी है, एक मुस्लिम है।
सत्ता में बीजेपी रहने दो, ठेका उन्हीं को मिलता है। जी। सत्ता में शिवसेना रहने दो, ठेका उन्हीं को मिलता है। मुंबई महानगर पालिका 27 चीजें प्रोड्यूस करती है स्कूली बच्चों को, यानी नोटबुक देती है, किताबें देती है, शूज देती है, खाना तो देती है, लेकिन काफी सारे शिक्षा की जो सामग्री है वो देती है। वो सप्लाई करने वाले लोग कौन है? वो सप्लाई करने वाले सिंधी और मुस्लिम हैं। क्यों शिवसेना को इतने पिछले 35 साल में एक मराठी युवा को ये ठेका देने की बुद्धि नहीं हुई? क्यों नहीं ऐसे लगा इनको कि एक मराठी, कोई सावंत हो, कोई दलवी हो, कोई शिंदे हो, कोई मोरे हो, कोई शेलार हो, कोई फडणवीस हो, कोई और राणे हो, ऐसे एक बड़े ठेकेदार को उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना ने क्यों नहीं ठेका दिया? शिवसेना ने शिव वड़ा पाव की जो गाड़ियां लगाई, वो शिव वड़ा पाव की गाड़ियों को मुंबई महानगर पालिका ने क्यों नहीं निर्भयता से काम करने दिया? वो जो गाड़ियां मिली वो शुरू में कुछ मराठी भाषिकों को मिली, उसके बाद गैर मराठियों को वो गाड़ियां क्यों मिली? एक ही आदमी को 4-4 गाड़ियां क्यों मिली? एक गाड़ी की कीमत 75,000 रुपए है। एक शिवसेना का बड़ा नेता पूरी तरह से इन गाड़ियों का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है वो अपने हाथ में लेकर क्यों चल रहा था? उद्धव ठाकरे जी को देखिए, मेरा तो अभी ये मानना है कि आने वाला चुनाव उद्धव ठाकरे नियंत्रित करने वाले नहीं है। आने वाला चुनाव ये उद्धव ठाकरे किसी ऐसे नेताओं के हाथ में दे देंगे या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देंगे जिसके कारण शिवसेना के लिए या उसकी हार के लिए ठिकरा फोड़ना उनको आसान हो जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने निष्पक्षपाती रवैये से या पूरी तरह से पारदर्शी अगर अपना कारोबार नहीं किया तो बीजेपी उनके हाथ का निवाला छीन के लेके जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जो ये आप बताओ मुझे, उद्धव ठाकरे ये बोल रहे हैं आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो 2.5 साल तो सत्ता थी, तब क्यों नहीं दिया लोगों को? हाँ, पूरे मालिक बन के बैठे थे। आज देखिए शिवसेना के 94 पार्षद थे, अब 30 पार्षद इसमें से कम हो गए हैं, सिर्फ उनके पास अभी 64 बचे हुए हैं। कुछ दिनों पहले मातोश्री में बैठक हो गई, उसमें 42 आए। उस 42 में 8 या 9 लोगों ने ये बता दिया कि हम लोग क्यों नहीं आ पाए, आउट उठने वाले। हाँ, नहीं क्यों नहीं आ पाए ये बता दिया। बचे हुए 12 विधायक कहां है ये उनको पता नहीं था। अभी राजन साल्वी जैसा एक सिंधुदुर्ग का या रत्नागिरी का नेता आके विनायक राउत जी की शिकायत करता है अपने पार्टी के आलाकमान के पास, तो उद्धव ठाकरे पूछते हैं कि अगर तुझे बीजेपी में जाना है तो तू जा सकता है, मैं विनायक राउत के साथ कुछ नहीं कर सकता। तो ये अगर इस तरह का माहौल अगर मुंबई में, ठाणे में, कल्याण डोंबिवली में बना हुआ रहेगा तो शिवसेना इसमें से उभर नहीं सकती है। और फिर जो मराठी भाषियों की एक गुहार है वो कौन लगाएगा? क्योंकि राज ठाकरे इनका जो दल है वो पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए हमने देखा है। अब उनको भी फिर से उठना या उद्धव को फिर से उठना ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देखिए अजीत पवार का इतना वजूद मुंबई महानगर पालिका ठाणे में नहीं है, लेकिन ये जो कांटे की टक्कर होने वाली है ये उद्धव और एकनाथ शिंदे के बीच होने वाली है। कल भी कुछ लोग गजानन कीर्तिकर जी के घर पे मैं गया था जब उनकी पत्नी का निधन हुआ, तब वहां पर कुछ लोग मिले, तो वो लोग सारे जो लोग हैं श्यामगिरी अभी भी इतने उलझे हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना तो करना क्या। अभी 3-4 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, 3 महीने के बाद, तो उस चुनाव के लिए, कॉर्पोरेटर के एक चुनाव के लिए अगर आप 3 महीने का समय नहीं दोगे एक पार्षद को तैयारी के लिए, तो तैयारी कब करेगा? आज खर्चा इतना हो रहा है, एक चुनाव मुंबई महानगर पालिका में अगर आपको लड़ना है तो कितने सारे पैसे लगते हैं, ये मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकता हूं, आप भी काम करते हैं, आपको भी पता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अगर अपने लोगों को लेकर संभालेंगे नहीं, सवारेंगे नहीं, तो फिर कौन? फडणवीस सवारेगा? हाँ, एक बार तो उन्होंने दे दिया उनको, जब उनके पास 84 लोग आए थे और 82 लोग उनके पास थे, तो उन्होंने कहा कि 2 सीट जो है वो भले ज्यादा है तो उनको करने दो। उसमें भी योगदान किसका था? एकनाथ शिंदे का योगदान था। एकनाथ शिंदे जी ने उनको समझाया, देवेंद्र फडणवीस जी को, कि मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शिवसेनेला काम करू दे।
तो वो अभी नहीं होने वाला है। तो इसलिए शिवसेना की एसिड टेस्ट होने वाली है। फिर भी मेरी मास्टर लाइन ये है कि बीजेपी भले ही मुंबई जीतती है तो शिवसेना हरनी नहीं चाहिए। शिवसेना जीतनी नहीं सकती है, जीत नहीं सकती है क्योंकि हालत मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो वो संभल कर रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, धन्यवाद कुचरेकर जी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? शिवसेना क्या मुंबई में रहनी चाहिए और किस हालत में रहनी चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।